नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सिंह। तो पिछली क्लास में भी हम इनके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, मोच, अस्थि विस्थापन, फोड़ा और सिस्ट के बारे में, है ना। लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो बार बार डिस्टर्ब हो रहे थे, तो एक बार इसको दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। तो शुरुआत करें। आवाज आ रही है सबको बराबर? आवाज पहुंच रही है ना? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? ठीक। चलिए, देखिए पिछली क्लास में हमने बात की थी मोच के बारे में कि मोच क्या है। ठीक है, और क्या इसके कारण हैं, है ना। तो शुरुआत करते हैं कि मोच किसे कहते हैं। तो सबसे पहले की जो मोच है ना, ये एक तरह से क्या है कि जो मांसपेशी है। तो मांसपेशी में क्या क्या चीज होंगी? देखो एक बार मैं जॉइंट के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। देखिए, ये क्या है? कोई जोड़ है ना। तो ये एक अस्थि हो गई और ये दूसरी अस्थि हो गई। ठीक है। अब अस्थि का जो जोड़ है किसके मध्य बनता है? दो अस्थियों के मध्य ये जोड़ बनता है। ठीक है। और किसी भी बोन से क्या चीज जुड़ी रहती हैं? जो बोन है या जो अस्थियां हैं किसके लिए सहारा प्रदान करती हैं? ये अस्थियों के लिए सहारा प्रदान, सॉरी, मसल्स के लिए सहारा प्रदान करती है। ठीक है, कि मान लो कि ये कोई इससे मसल लगी हुई है। ठीक है। अब मसल का जो आगे का नुकीला भाग रहेगा, टैपरिंग एंड जिसे कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह से मसल चली गई आगे और इस पर ये क्या जुड़ी हुई है? ये कोई मांसपेशी जुड़ी हुई है। क्या हो गई ये? मांसपेशी। तो मांसपेशी के जो किनारे होते हैं, या ये कहें कि मांसपेशी जो बोन से जुड़ी रहती है, ठीक है, उस भाग को हम क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। तो ये क्या हो गए? टेंडन। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि टेंडन का काम क्या है? टेंडन का काम हो गया कि मांसपेशी को अस्थि से जोड़ना, अस्थि से जोड़ना। ठीक है, ये किसका काम हो गया? टेंडन का। दूसरी चीज हो गई ये मांसपेशी अपनी। ये क्या है? मांसपेशी। अब यहीं पर तीसरी चीज आती है लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या होते हैं? देखिए, चलो इसी से बनाते हैं। तो ये ऊपर की अस्थि हो गई और ये नीचे की अस्थि हो गई। तो इन अस्थियों को फिक्स रखने के लिए एक संरचना होती है। ठीक है, ये किधर से भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो लिगामेंट हैं, इनका काम क्या है? कि अस्थि को अस्थि से जोड़ना, अस्थि को अस्थि से जोड़ना। तो अपने पास दो चीजें, लिगामेंट और टेंडन। टेंडन तो क्या है? मांसपेशी को अस्थि से जोड़ रहा है। और लिगामेंट क्या कर रहा है? अस्थि को अस्थि से जोड़ रहा है। और तीसरी चीज हो गई अपने पास मांसपेशी, जो कि हड्डी पर जुड़ती है। ठीक है, नॉर्मली अपनी जो मांसपेशियां हैं, जो हड्डियां हैं, इन पर जो मांसपेशी जुड़ी हुई लगी हुई हैं। और मांसपेशी हड्डी से किसकी सहायता से जुड़ी हुई हैं? यानी जो ये मांसपेशियां हैं अपनी इस हड्डी पर जो फिक्स हैं, अपनी जगह पर स्थित हैं, वो किसकी सहायता से जुड़ी हुई हैं? टेंडन की सहायता से।
और ये जो अपनी हड्डी है, ठीक है, और ये अपनी हड्डी है, ठीक है, ये हुमरस हो गई, और ये अपनी रेडियस अल्ना हो गई। तो ये जो दोनों के बीच में जोड़ बन रहा है, इस जोड़ को एक जगह पर स्थिर रखने के लिए हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं, उनको जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? लिगामेंट कर रहा है। और इस जॉइंट को चारों तरफ से मजबूती प्रदान करने के लिए जो संरचना पाई जाती है, उस संरचना को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट कैप्सूल। जो आवरण है उसको क्या बोलेंगे हम? जॉइंट कैप्सूल। ठीक है। अब बात करते हैं हम इस डेफिनेशन के बारे में। तो तीनों चीजें हो गई अपने पास। टेंडन हो गया, टेंडन किसे कह रहे हैं, लिगामेंट किसे कह रहे हैं, और मांसपेशी कहाँ है, कैसे स्थित है। ठीक है। तो किसी मांसपेशी में या उसके टेंडन में, क्योंकि मांसपेशी का ही भाग है टेंडन, या लिगामेंट में क्षमता से अधिक जब खिंचाव हो जाता है, ठीक है, क्षमता से अधिक मतलब एक उसकी कैपेबिलिटी है, उसकी एक क्षमता है, अगर उसके बाद यदि उसमें खिंचाव हो जाता है ज्यादा, जैसे रस्सी है, रस्सी को खींचो एक लिमिट तक खिंचती है, इलास्टिक है, रबड़ है, एक सीमित जो उसका जो क्षमता है उस तक खिंचती है, उसके बाद भी यदि बल के साथ ज्यादा खींचेंगे तो रस्सी टूटती है। उसी प्रकार से यही हालत होती है मांसपेशी, टेंडन और लिगामेंट के साथ। ठीक है। जब क्षमता से अधिक खींचते हैं तो इनमें क्या आ जाती है? कोई ना कोई चोट लग जाती है। ठीक है, या ये डैमेज हो जाते हैं, किसी ना किसी प्रकार की इनमें डिफॉर्मिटी आ जाती है। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? जो क्षमता से अधिक खिंचाव हुआ है उसी को बोलते हैं हम मोच। ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब जो अ, मोच आ गई, अब इससे क्या इफेक्ट आएगा? कहाँ पर है? मांसपेशी में है। मांसपेशी क्या कर रही है? अपने हाथ से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो क्या होगा? मोच आएगी तो दर्द भी होगा। ठीक है। अगर जॉइंट पर हो रही है, लिगामेंट में, टेंडन में, तो वहां पर चलने में भी परेशानी आएगी। ठीक है। तो ये दर्द, सूजन और चलने में परेशानी, ये समस्याएं होती हैं किसकी वजह से? मोच की वजह से। ठीक है। अब कारण की बात करें तो कारण क्या हो सकता है? कि क्षमता से अधिक खिंचाव हो गया, एक ये भी कारण हो सकता है। दूसरा, किसी प्रकार का एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकती है ये, या गड्ढे में पैर चला गया उस वजह से भी हो सकती है। ठीक है, यानी हम चल रहे हैं सीधे सपाट फर्श पर, अचानक से गड्ढा आ गया। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? उस जो पैर में जो भी, या फिर अपने अंगों में मांसपेशी है, टेंडन है, लिगामेंट है, उनमें क्या हो जाएगा? खिंचाव आ जाता है। ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाता है? मोच की समस्या पैदा हो जाती है। तो कारण की बात करें तो पैरों का अधिक चौड़ जाना, गलत कदम या गड्ढे में पड़ना, फर्श पर फिसलना। ठीक है। इन सभी कारणों से क्या हो जाता है? मोच हो जाती है। अब प्रकार की बात करें तो इसके प्रकार कौन कौन से हैं? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। यानी ये तो हो गई हल्की प्रकार की मोच। माइल्ड का मतलब हो गया हल्की, छोटी मोटी है, कुछ दिन रेस्ट करेंगे, एक दो दिन, या फिर ये कहेंगे एक दिन के बाद ही, 24 घंटे के बाद ही ये ठीक ठाक हो जाती है। मॉडरेट, थोड़ा सा खिंचाव हुआ है पर इतना नहीं है कि भाई मतलब ज्यादा ही दर्द हो रहा हो, थोड़ा बहुत दर्द होता है, सहने लायक दर्द होता है, 2 से 3 दिन में ये ठीक हो जाती है। सीवियर, जिसमें भयंकर पेन होता है, जॉइंट, लिगामेंट या फिर टेंडन जो भी हैं, इनको अधिक क्षति पहुंचती है, तो उसे बोल देते हैं हम सीवियर प्रकार की मोच कह देते हैं। ठीक है। तो ये बात होगी किसके संबंधित? मोच से संबंधित। अगला लक्षण, जैसे कि हम बात कर रहे थे, क्या चीज हो गई? सूजन, ठीक है, लंगड़ाहट, दर्द। क्लियर। अब उपचार की बात करें तो उपचार के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई जो भी अपनी मांसपेशी या लिगामेंट है, टेंडन है, उसमें जो भी दिक्कत आई है उसके लिए हम आराम देंगे। ठीक है। तो क्या होगा कि उसके रीजनरेशन की, उसके हीलिंग की पावर बढ़ेगी। ठीक है। पहली चीज तो हो गई कि उसको पूर्णतः आराम दिया जाए। दूसरा है कि यदि सीवियर प्रकार की मोच हुई है, ठीक है, सीवियर प्रकार में क्या होगा कि जो मांसपेशी है, लिगामेंट है, टेंडन, उनमें कहीं ना कहीं ज्यादा चोट लगी है। ठीक है, उनमें ज्यादा चोट पहुंची है, या वो चिर गए हैं, ठीक है, कट गए हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उन्हें स्थिर रखने के लिए प्लास्टर करना पड़ता है, कि थोड़ा भी हाथ पैर हिला तो जो भी फायदा पड़ा है उसमें वो दोबारा से पैदा ना हो जाए, जो पेन है ज्यादा दोबारा से ना हो जाए, उसकी हीलिंग खराब ना हो जाए। ठीक है। अब वहां पर जब ज्यादा डैमेज हुआ है तो वहां दर्द भी होगा, तो दर्द के लिए हम क्या करेंगे? एनाल्जेसिक औषधियां देते हैं। ठीक है। और जो इन्फ्लामेशन हुई है
वहां पर उसके लिए हम व्हाइट लोशन की पट्टी का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपनी किससे संबंधित, मूंछ से संबंधित। ठीक है, तो मूंछ के बारे में हमने पढ़ लिया कि भाई मूंछ क्या है, कितने प्रकार की है, क्या कारण है, क्या लक्षण है और क्या उपचार है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगला है अस्थि विस्थापन। नाम से पता चल रहा है डिसलोकेशन या अस्थि विस्थापन। अस्थि विस्थापन किसे कह रहे हैं, यानी अस्थि का अपने स्थान से विस्थापित हो जाना। ठीक है, तो किस तरह से विस्थापित होगा, क्या होगा, देखो, जैसे अभी जोड़ के बारे में बात की थी, ये जोड़ है। ठीक है, एक बोन तो ये हो गई, दूसरी अस्थि ये हो गई। ठीक है, ये इसका डिस्टल एंड है और ये इसका प्रोक्सिमल एंड है, यानी ऊपर वाली अस्थि का ये दूरस्थ सिरा है और नीचे वाली अस्थि का ये निकटस्थ सिरा है। दोनों के बीच जो संबंध होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जोड़ कहते हैं। किसके चीज मध्य बनता है ये जोड़, दो संयोजी सतहों के मध्य, इनके मध्य बन रहा है ये दोनों क्या कहलाएंगी, संयोजी सतह। एक संयोजी सतह तो ये हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे, संयोजी सतह, संयोजी सतह। और दूसरी संयोजी सतह हो गई ये। तो दोनों के मध्य जो संबंध है, ठीक है, वही क्या कहला रहा है, जोड़ कहला रहा है। ठीक है, और किससे कवर है ये, जॉइंट कैप्सूल से कवर है ये। ठीक है, अब इन दोनों अस्थियों के मध्य जो ये संबंध है, या दोनों अस्थियां जो जुड़ी हुई हैं आपस में, इनका संयोजन किसी प्रकार से विस्थापित हो जाता है। ठीक है, या इनकी जो नॉर्मल पोजीशन है वो डिसलोकेट हो जाती है, या इनकी स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। किस तरह से परिवर्तन आ जाता है, देखिए, ये दोनों की संयोजी सतह है ना, ये नॉर्मल क्या हो गया, एक जोड़ हो। स्थिति में विस्थापन किस तरह से होगा, एक तो हो सकता है इस तरह से। ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल पोजीशन है उससे क्या हो गई, ये विस्थापित हो गई, तो ये क्या कहलाएगी, ये भी अस्थि विस्थापन कहलाएगी। या ये जॉइंट कैप्सूल को ब्रेक करती हुई विस्थापित हो गई। ठीक है, तो ये भी क्या है, अस्थि विस्थापन है। ठीक है, तो यदि अस्थि विस्थापन, जो अस्थि है वो अपनी नॉर्मल स्थिति से थोड़ा सा ही इधर या उधर विस्थापित होती है, या ये कहें कि कहीं ना कहीं वो दोनों कुछ मात्रा में तो जुड़ी रहती हैं, लेकिन कुछ हिस्सा उनका क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है अगल बगल में, या जॉइंट कैप्सूल को या त्वचा को वो भेद करके या तोड़ करके बाहर नहीं निकलती हैं, तो उस प्रकार का जो अस्थि विस्थापन है वो क्या कहलाता है, इनकम्प्लीट। ठीक है, क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीट प्रकार का अस्थि विस्थापन कहलाता है। और ये वाला है जो जिसमें जॉइंट कैप्सूल रप्चर हो गया है, दोनों अस्थियों के मध्य किसी प्रकार का, ना तो ये यहाँ पर किसी से जुड़ी हुई है दूसरी अस्थि से, ना ही ये जुड़ी हुई है, तो दोनों के मध्य जो संबंध है पूरी तरह से विच्छेदित हो चुका है, उन दोनों अस्थियों के मध्य किसी प्रकार का संबंध नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, कंप्लीट प्रकार का अस्थि विस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए, किसी जोड़ या संधि का एक आर्टिकुलर सतह, ठीक है, सुई संयोजी स्थल, आर्टिकुलर का मतलब क्या हो गया, संयोजी स्थल। ठीक है, दूसरी आर्टिकुलर सतह के मध्य परस्पर जोड़ का विच्छेदन। ठीक है, विच्छेदन यानी एक दूसरे से संबंध टूट जाना, तो क्या कहलाता है, अस्थि विस्थापन कहलाता है। टाइप्स ऑफ डिसलोकेशन की बात करें तो चाहे तो इसे कंप्लीट कह लीजिए, इनकम्प्लीट कह लीजिए, और दूसरा है क्लोज और ओपन।
तो त्वचा को भेदने के आधार पर, या जो जॉइंट कैप्सूल है, ठीक है, उसको भेदने के आधार पर, उसके टूटने के आधार पर ये दो प्रकार का होता है। यानी त्वचा की निरंतरता भंग हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, त्वचा की निरंतरता भंग हो रही है, या ये कह सकते हैं कि जॉइंट कैप्सूल रप्चर हो रहा है, टूट रहा है या फट रहा है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, इसे क्लोज प्रकार का डिसलोकेशन कहेंगे। ओपन मतलब, सॉरी, बनी रहती है, मतलब इसमें जो जॉइंट कैप्सूल है वो टूट नहीं रहा है, ठीक है, अंदर ही अंदर है, थोड़ा सा वो अस्थियां दर दर हुई हैं, तो बंद है। और यदि त्वचा की निरंतरता भंग हो जाती है, जॉइंट कैप्सूल फट जाता है, त्वचा फट जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओपन प्रकार का अस्थि विस्थापन कहा जाता है। वहीं कंप्लीट और इनकम्प्लीट, यदि अस्थियों के मध्य किसी ना किसी प्रकार का संबंध है, थोड़ा बहुत वो जुड़ी हुई हैं और कुछ मात्रा में वो इधर उधर हो गई हैं, अपनी मूल स्थिति से वो कुछ मात्रा में स्थापित हो चुकी हैं, ठीक है, जैसा कि हम देख रहे थे यहाँ पर। देखिए, तो कुछ मात्रा में यहाँ पर जुड़ी हुई है, ये वाला हिस्सा कम से कम आधा वाला हिस्सा तो जुड़ा हुआ है, तो केवल ये वाला हिस्सा ही तो आउट गया है। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, इनकम्प्लीट प्रकार का डिसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। और कंप्लीट, जिसमें वो पूर्णतः क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, किसी प्रकार का संबंध इनके मध्य नहीं रहता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कंप्लीट प्रकार का डिसलोकेशन कह देते हैं। जो अस्थियों के आर्टिकुलर सतह है, ठीक है, आर्टिकुलर सतह है, तो उसे हम क्या कह देंगे, कंप्लीट प्रकार का डिसलोकेशन कह देते हैं, जिनमें किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता है। देखिए, कारण की बात करें, किसी भी जोड़ की यदि अस्थियां विस्थापित होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई बड़ी ही आसानी से जो जोड़ है वो टूट जाएगा, काफी मजबूत होता है, ठीक है, लिगामेंट की सहायता से, जॉइंट कैप्सूल की सहायता से, ठीक है, ये अस्थियां आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, तो इतनी आसानी से तो ये बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि भाई चलते फिरते ही ये अस्थि विस्थापित हो जाए, तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार का प्रेशर, दाब, चोट लगेगी तभी ये अलग होंगी। तो क्या हो सकता है कि जोड़ पर किसी ना किसी प्रकार का सीधा प्रहार हो रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। अब ये प्रहार किस तरह से होगा, उस पर डिपेंड करता है। गिरने की वजह से भी जोड़ पर जोर पड़ सकता है, एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, अचानक फिसल गए तो भी जॉइंट यदि जमीन पर पहले पड़ा तो वो भी एक तरह का दाब है। तो किसी भी प्रकार से यदि जोड़ के ऊपर प्रहार हो रहा है, दाब लग रहा है, ठीक है, तो अस्थियां विस्थापित हो सकती हैं या अस्थि विस्थापन हो सकता है, ठीक। दूसरा है जोड़ से संबंधित मांसपेशियों का पक्षाघात। तो जो भी ये जोड़ है, उससे संबंधित मांसपेशी हैं, उनमें पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, डिसलोकेशन हो जाता है, ठीक है। और कुछ होते हैं आनुवांशिक कारणों की वजह से, जैसे कि मुख्य रूप से कुत्तों में पाया जाता है, कि जो कि एक जेनेटिक है, हिप डिसलोकेशन, ठीक है, कि जोड़ है हिप वाला, किस किस के मध्य होता है हिप वाला जोड़, एसिटाबुलम कैविटी, और साथ में किसके मध्य होता है, जो फीमर है उसके हेड के मध्य, ठीक है। तो एसिटाबुलम कैविटी और फीमर का हेड के मध्य जो संयोजन है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता है, या थोड़े से जोड़ की वजह से, चोट लगने की वजह से जो फीमर का हेड है वो एसिटाबुलम कैविटी से बाहर निकल जाता है। तो कुत्तों में आनुवांशिक रूप से कुछ ब्रीड्स में ये पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अस्थि टूटी नहीं है, केवल जोड़ पर यह घटना घटित हो रही है, अस्थि विस्थापन की जो घटना है वहां पर घटित हो रही है, दो अस्थियों के मध्य घटित हो रही है, ठीक है, जोड़ जो संरचना है उस पर घटित हो रही है अस्थि विस्थापन, ठीक है। और हम अगर अस्थि से संबंधित ही बात करें, फ्रैक्चर जो था, ठीक है, तो फ्रैक्चर कहाँ हो रहा था, किसी एक अस्थि पर हो सकता है, जोड़ पर भी हो सकता है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि हड्डी के टूटने को, ठीक है, हड्डी के टूटने को क्या बोल रहे थे हम, फ्रैक्चर कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, हड्डी टूट नहीं रही है, हड्डियों का अपनी जगह से हटना ही अस्थि विस्थापन कहलाता है। तो बेसिकली जो उपचार है वो क्या है, कि अस्थियां जो हटी हैं अपने स्थान से, ठीक है, यह अस्थियां हटी हैं,
तो पहले तो हमें इनको सही करना पड़ेगा ना, जो भी हिला डुला करके इनको पास पास लाना पड़ेगा। इनकी जो पोजीशन अलग अलग हो गई है, जैसे यहाँ पर हो गई है, तो इनके बीच की दूरी बढ़ गई है। ठीक है, जो पहले नॉर्मल दूरी थी या जो इनके बीच में संबंध था, वो संबंध विच्छेद हो गया है। तो अब इनको पूर्व स्थिति में लाने को ही हम क्या बोल रहे हैं, इनके बीच की दूरी को रिडक्शन कह रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो गया कि जो इनके बीच की दूरी बढ़ी है, ठीक है, जो भी संबंध विच्छेद हुआ है, उसको हमें क्या करना है, संबंध विच्छेद को कम करना है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो पहला स्टेप क्या हो गया अपना, अस्थि विस्थापन को ठीक करने का या उपचार का, रिडक्शन। तो दोनों अस्थियों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, उसको रिड्यूस करना। तो पहला स्टेप क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, और दूसरा फिर अपना क्या हो गया, उसको उसी स्थिति में बनाए रखने के लिए, यानी रिटेंशन। ठीक है, कहाँ है, तो दूसरा स्टेप है अपना रिटेंशन, कि जो स्थिति है, रिडक्शन क्या हो गया, दूर हुए, दूर हुई अस्थि की संयोजी सतहों को पास लाना। ठीक है, तो ये तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और यदि बात करें हम रिटेंशन की, विस्थापित अस्थि, विस्थापित संयोजी सतहों को पास लाकर उसी स्थिति में बनाए रखना, उसी स्थिति में बनाए रखने को ही हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं। यानी सबसे पहले जो अस्थिखंड विस्थापित हुए थे, हम उसको पास पास लाए, उसको तो बोल दिया हमने रिडक्शन। अब इनको पास पास लिया है और उसी स्थिति में वापस जब हम बनाए रख रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिटेंशन कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि जब उसी स्थिति में हम बनाए रखेंगे, तो धीरे धीरे उसके लिए कुछ ड्रग भी हम यूज करेंगे। ठीक है, पेन के लिए एनाल्जेसिक यूज करेंगे, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को यूज करेंगे। तो धीरे धीरे वो क्या है, अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएगी। और दूसरा कि उसको आराम भी देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाता है, इसका उपचार हो जाता है। तो इस तरह से हमने बात की मोच और अस्थि विस्थापन की। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं हम, दोबारा से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अस्थि विस्थापन और मोच अपना कंप्लीट यहाँ पर होता है। आगे बात करते हैं, अगला है फोड़ा। देखिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्सेस। ठीक, अब फोड़ा, एब्सेस, इसमें आगे भी फिर हम कुछ तुलनात्मक रूप से बात करेंगे। इसी में आगे सिस्ट आएगी और ट्यूमर आएगा। ठीक है, तो पहली चीज है कि जो फोड़ा है, कहाँ पर स्थित होता है, त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली के नीचे स्थित संरचना होती है। ठीक है, अब इसमें जो मेन चीज है कि त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली के नीचे ये स्थित है। ठीक है, लेकिन इसमें भरा हुआ क्या रहता है, जो अंदर जो मटेरियल है, वो क्या चीज है, तो शरीर के अंदर स्थित हो गया, लेकिन इसमें होता क्या है, नीचे। ठीक है, और उस पस में भी क्या पाए जा सकते हैं, पायोजेनिक सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। ठीक है, अब संरचनात्मक रूप से इसकी बात करें, तो मान लो कि ये तो हो गई स्किन। ठीक है, अब इसके नीचे है ये संरचना। ठीक है, दूसरी हो गई ये। तो इसके जो मेन चीज है, तीन कंपोनेंट है। क्या क्या है एब्सेस के तीन भाग, एक तो दीवार, एक पायोजेनिक मेम्ब्रेन, और तीसरा हो गया पस। ठीक है, तो वही चीज
हम यहाँ कर रहे हैं, देखिए। बाहरी ये वाला भाग हो गया, ये क्या हो गया, इसकी दीवार हो गई। के अंदर इस दीवार से अटैच पतली झिल्ली क्या कहलाती है, पायोजेनिक मेम्ब्रेन। और इसमें जो ये पदार्थ भरा हुआ है, ये क्या है, पस या मवाद। ठीक है, ये जो द्रव है ये क्या कहलाता है, पस या मवाद होता है। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये इसके तीन भाग हो गए। अब बात करें कि ये यदि त्वचा के नीचे स्थित है, तो स्थिति के आधार पर इस एब्सेस को दो भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, यदि ये बिल्कुल त्वचा के नीचे स्थित है या कम गहराई में स्थित है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, सुपरफिशियल। ठीक है, यानी सतही एब्सेस। तो क्या कह देंगे इसको, देखिए, किसके आधार पर, स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर जो एब्सेस हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। एक होती हैं सुपरफिशियल, और दूसरी होती हैं जिनको क्या बोलते हैं, डीप। अरे कलर चेंज डीप, कर लीजिए। अच्छा का सही नहीं दिख रहा है हम्म। ये सही आ रहा है, देखो इसको बताओ, दिखाई दे रहा है ये, या फिर और किया जाए थोड़ा। इसकी वजह तो पहला ही ठीक था। चलो रेड कर लेते हैं, है ना, ये तो दिखाई देगा ही देगा। नहीं तो फिर इसका एक मिनट, बैकग्राउंड ही चेंज करते हैं इसका। चलो ज्यादा नहीं करते कुछ भी, चले देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई डीप एब्सेस। तो स्थिति के आधार पर, यानी त्वचा में कहाँ पर एब्सेस स्थित है, यदि वो बिल्कुल त्वचा के नीचे स्थित है, ज्यादा गहराई में नहीं है, तो उसे तो क्या बोल देंगे हम, सुपरफिशियल। और वो गहराई में स्थित है तो उसी को हम क्या बोल देंगे, डीप एब्सेस बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अ, लक्षणों के आधार पर। ठीक है, एक होती है हॉट एब्सेस, और दूसरी होती है कोल्ड एब्सेस। ठीक है, हॉट एब्सेस और कोल्ड एब्सेस, ये क्या होती हैं, ऐसी एब्सेस, ठीक है, या ऐसा फोड़ा जिसमें इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन के लक्षण उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसे तो हम क्या बोलेंगे, हॉट एब्सेस। अब इन्फ्लामेशन के लक्षण हैं, वो कौन कौन से यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, कि ये एब्सेस जो ये जिस स्थान पर होगी, वो स्थान कैसे रहेगा, गर्म रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या रहेगी, वहां पर लालिमा रहेगी, रेडनेस रहेगी। तीसरा, वहां पर उस एब्सेस के आसपास छूने पर क्या महसूस होगा, दर्द होगा। ठीक है, तो गर्म हो गई, लालिमा हो गई, ठीक है, और वहां पर दर्द उपस्थित रहता है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर हो गई। और दूसरा, कि थोड़ी सी क्या होती है, ये हार्ड होती है। कैसी होती है ये, कठोर होती है। ठीक है, जबकि जो कोल्ड एब्सेस है, यहां पर इन्फ्लामेशन का कोई भी साइन उपस्थित नहीं रहता, इन्फ्लामेशन के लक्षण अनुपस्थित होते हैं। छूने पर कैसी महसूस होती है ये, ठंडी और पिलपिली, या ये कहें कि फ्लक्चुएटिंग।
ठीक है, ऐसा लिक्विड सा भरा हुआ, जो पस भरा हुआ है उसकी वजह से कैसी रहती है ये, मतलब फ्लक्चुएटिंग होती है, जैसे पस भरा होता है ना, तो ये कैसी रहती है, जो हॉट एब्सेस है, इन्फ्लामेशन के लक्षण होते हैं, गर्म होती है, लालमा यहाँ पर रहती है, रेडनेस रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर और दर्द भी महसूस होता है, और ये कठोर होती है। ठीक है, तो ये पहला तो हो गया स्थिति के आधार पर, सुपरफिशियल और डीप एब्सेस। लक्षणों के आधार पर हॉट एब्सेस और कोल्ड एब्सेस। हॉट क्यों कह रहे हैं भाई, छूने पर गर्म महसूस हो रही है। ठीक है, और इन्फ्लामेशन के सिम्टम हैं तो वहां पर दर्द भी होगा, और सूजन भी रहेगी। ठीक है, ये किसी में कर लेते हैं, ये सूजन। ठीक है, तो यहाँ पर सूजन भी उपस्थित रहती है। जबकि कोल्ड में इन्फ्लामेशन के सिम्टम नहीं होते, ठंडी रहती है, और कोई भी लक्षण इनमें से उपस्थित यहाँ पर नहीं रहते। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसके बाद जो एब्सेस है, देखो, ठीक है, ये तीन स्ट्रक्चर हो गए, इसके यहाँ तीन कंपोनेंट हो गए, दीवार हो गई, पायोजेनिक मेम्ब्रेन हो गई, और पस हो गया। इसके भाग हो गए, यानी स्थिति के आधार पर, ठीक है, और लक्षणों के आधार पर, कोई हॉट और कोल्ड। और दूसरा बात कर लेते हैं कि अलग अलग स्थानों पर पाए जाने के आधार पर इसको अलग अलग नाम दे दिए गए। यदि ये छोटे आकार की एब्सेस है, ठीक है, इसी को क्या बोल देते हैं, हम पिस्चूल बोल देते हैं। ठीक है, नॉर्मल फुंसी जैसे शरीर में कहीं भी हो जाती है ना, तो उसको क्या बोल देंगे हम, पिस्चूल कह देते हैं। उससे थोड़ा सा यदि बड़े आकार की है एब्सेस, ठीक है, तो उसे एरसाइपिला बोल दिया जाता है। ठीक है, जो पिस्टूल से यदि बड़े साइज की है तो उसको हम क्या बोल देंगे, एरसाइपेला बोल देंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट इसमें है कि एक तो सेबेसियस ग्रंथि। ठीक है, सेबेसियस ग्रंथियों में बनने वाली जो एब्सेस है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, एक्ने कहलाती है, जिनको हम मुहासे कहते हैं। क्या कहते हैं, जिनको हम मुहासे कहते हैं। तो ये जो है क्या कहलाएंगे, एक्ने, सेबेसियस ग्रंथियों की एब्सेस। अगला है सैडल गॉल और योगेल। ये दोनों किससे संबंधित हैं, जो बाहरवाहक पशु हैं उनसे संबंधित। जैसे घोड़ा है, घोड़ा के ऊपर क्या डाली जाती है बैठने के लिए, सैडल, जो लकड़ी की काठी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सैडल कहते हैं। उसी तरह से जो बैल होते हैं या सांड होता है, ठीक है, चाहे वो अकेला बैल खींचने वाला हो, चाहे वो दो हो एक साथ, उनके ऊपर जो लकड़ी की काठी रखी जाती है गर्दन के ऊपर, ठीक है, बार बार उसके घर्षण की वजह से, उसी प्रकार घोड़े में काठी के घर्षण की वजह से जो एब्सेस बनती है, घोड़े में कहां बन रही है, पीठ पर, काठी के कारण लगातार घर्षण की वजह से, उसे तो बोल रहे हैं हम सैडल गॉल। क्योंकि काठी को ही हम क्या बोलते हैं, सैडल बोलते हैं। ठीक है, इसलिए सैडल गॉल। और योग गॉल बैल में जो गाड़ी का जुआ है, उसके लिए हम क्या है, योग गल शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए इनके नाम। नेक्स्ट है इसकी चिकित्सा। सबसे पहले तो घोड़े को पकाना आवश्यक होता है। यदि वो पका है, यानी कोल्ड एब्सेस है, तो कोई दिक्कत है नहीं, सीधा चीरा लगाएंगे, पस को बाहर निकालेंगे, और पायोजेनिक मेम्ब्रेन को नष्ट करेंगे, ठीक है, और आगे की चिकित्सा कर देंगे। लेकिन दिक्कत होती है कब, कि जब एब्सेस में इन्फ्लामेशन के सिम्टम उपस्थित रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही सूजन है, वहां पर पेन भी है, ठीक है, सूजन भी है। ठीक, तो इसलिए जो एब्सेस है उसको पहले पकाना बहुत जरूरी होता है। और पकाने के लिए दो चीजें यूज की जाती हैं, क्या कर सकते हैं उसमें, एक होता है सिकताव। जैसे आपने देखा होगा कि गांवों में क्या करते हैं, भाई फोड़ा हो गया है ना, तो बच्चे को या जो भी व्यक्ति है जिसके होता है, काफी पेन होता है। यानी एक लगभग लोग ये मानो कि जब वो अपनी चरम अवस्था पे उसमें इन्फ्लामेशन के लक्षण होते हैं, तो उस दर्द को सहन करना काफी कठिन होता है, यहाँ तक कि एनाल्जेसिक औषधियों को लेने की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जिससे कि फोड़े को जल्दी से पकाने के लिए वहां पर कुछ जो पत्ते होते हैं, ठीक है, अलग अलग चीजों के पत्तों को यूज कर लिया जाता है। जैसे अश्वगंध एक नाम की जो पेड़ है, उसको पत्तों का यूज किया जाता है। थोड़ा सा उसको तवे पर गर्म करते हैं, ठीक है, और उसको लगा लिया जाता है। या फिर कई लोग क्या करते हैं कि जो ऑनियन, प्याज होती है, ठीक है, तो उसको हल्का सा भूंज करके उस फोड़े के ऊपर, जितना वो सहन कर सकता है, उसके जो गर्म है प्याज है या जो ऑनियन है, जितना गर्म वो सहन कर सकता है उस फोड़े के ऊपर, उसको लगा करके, हल्दी वगैरह डाल लेते हैं कई बार, उसको लगा करके बांध लिया जाता है रात भर के लिए, है ना। तो वो किस चीज के अंतर्गत आता है,
फोड़े की पकाने की प्रोसेस है, जिसको सिकताव या हम फोमेंटेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक उसी का पार्ट है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम फोड़े को पका रहे हैं। ठीक है, और दूसरा है फोड़े को पकाने के बाद अब उस फोड़े को खोलना। खोलने के लिए जो चीजें यूज की जाती हैं, सीटन निडल या साइमे नाइफ, या फिर उसको क्या कह देते हैं हम, बिस्चुरी कह देते हैं। बिस्चुरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगली प्रोसेस यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, फोड़े की सफाई। अब ऐसा तो है नहीं कि फोड़े को हमने दबाया, पस को बाहर निकाला, ठीक है, बस बाहर निकल गया, हमने ऊपर से एंटीबायोटिक वगैरह दे दी, बट उसके ऊपर लगा दी और अपना फोड़ा सही हो गया, ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने बात की थी वहां पर कि किसी भी फोड़े की एक तो दीवार होती है, उसके अंदर एक ये क्या होती है, पायोजेनिक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और यहाँ पर पस होता है। तो पस को तो हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, क्या कर दिया हमने, बाहर निकाल दिया। हाँ, निकल लेकिन दिया। इसके बाद इसको, जैसे हमने यहाँ पर चीरा लगाया, ठीक है, इसको चीरा लगाने के बाद इस पायोजेनिक मेम्ब्रेन को, ठीक है, इस पायोजेनिक मेम्ब्रेन को नष्ट करना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि यदि पायोजेनिक मेम्ब्रेन को हम नष्ट नहीं करेंगे तो वापस से पस इसके अंदर बन जाएगी, और जितनी भी हमने मेहनत की है वो हमारी व्यर्थ चली जाएगी, साफ सफाई की, ड्रेसिंग की, जो भी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर से पायोजेनिक मेम्ब्रेन समाप्त हो गई। अब इसके अंदर जो इसको वाश करेंगे, तो पायोजेनिक मेम्ब्रेन को नष्ट करते समय भी जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज किया जाता है। बेटा बोलो मत। गुरुजी ने चुप पा रहा बीच बीच में बोल रहे हैं। ठीक है, सभी क्या ऑफ है, माइक ऑफ रखिए आप, है ना। चलिए, तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज में लेते हैं। ठीक है, इसको वॉश कर लिया हमने। अब इसके बाद यहाँ पर जो ड्रेसिंग करेंगे, एंटीसेप्टिक लोशन का यूज कर लेंगे। ठीक है, और ड्रेसिंग के बाद फिर यहाँ पर जो है ड्रेसिंग हमने कर दी, उसके बाद क्या देंगे, क्योंकि पेन है, ठीक है, इन्फ्लामेशन भी है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी औषधियाँ देते हैं, एनाल्जेसिक औषधियाँ देते हैं, और कुछ इन्फेक्शन है, पस वगैरह ज्यादा है, तो उसके हिसाब से हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। ठीक है, तो फोड़े की सफाई कर दी, उसके बाद एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम के द्वारा इसकी पट्टी कर देते हैं। और सिम्टम है जैसे इन्फ्लामेशन है, ठीक है, या दर्द है, तो उसके अनुसार औषधियाँ दी जाती हैं। एंटीबायोटिक औषधि दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी औषधि दे सकते हैं, और एनाल्जेसिक दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है अपना किसका इलाज, फोड़े का इलाज या एब्सेस का इलाज। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, सिस्ट के बारे में। सिस्ट क्या है, कहाँ होती है, किस तरह से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जिस तरह से हमने बात की थी कि जो फोड़ा है या एब्सेस है, उसमें त्वचा के नीचे होती है और उसमें पस भरा होता है। ठीक है, उसी तरह से ये भी त्वचा के नीचे यानी बंद गुहा के अंदर होती है। बंद गुहा के अंदर तरल का भर जाना या अर्ध ठोस पदार्थ का भर जाना। वहां पर क्या थी, अभी जो हमने बात की एब्सेस में, पस था वहां पर, लेकिन यहाँ क्या है, जो गुहा पहले से ही है, ठीक है, यहाँ पर गुहा रहती है, ठीक, लेकिन उसके अंदर यहाँ पर कोई भी संरचना बन रही है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन रही है, उसके अंदर फ्लूइड होगा, या तो तरल होगा या अर्धठोस पदार्थ होगा, लेकिन पस नहीं होगा। तो शरीर के अंदर बंद गुहा में जिसमें क्या है, या तो अर्धठोस पदार्थ है या कोई भी तरल भरा हुआ है, उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्ट कहेंगे। ठीक है, अगर यही नीच पस होता है यहाँ पर, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल देते, एब्सेस बोल देते। ठीक है, और बात करेंगे तुलनात्मक रूप से आगे अभी। अब देखिए, सिस्ट के प्रकार की बात करें तो पहली इसके जो कुछ प्रकार हैं कि जहां ये सिस्ट बन रही है, जिस तरह की गुहा में तरल भर रहा है और किस यहाँ सेमी सॉलिड पदार्थ भर रहा है, या जो सिस्ट के अंदर जो तरल है उसके अंदर किस तरह का पदार्थ है, उसके आधार पर सिस्ट के प्रकार होते हैं। रिटेंशन सिस्ट,
कॉन्जेनाइटल सिस्ट, एनकैप्सुलेटेड सिस्ट, एक्जुडेशन सिस्ट और डर्मोइड सिस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कहाँ कहाँ स्थित होती है और क्या होती है। पहली है रिटेंशन सिस्ट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहाँ बन रही है ये, बाह्य स्रावी ग्रंथियों की नलिका में। वहां बन रही है बाह्य स्रावी जो ग्रंथि हैं उनकी नलिका। तो अंतःस्रावी की में क्यों नहीं बन रही, बाह्य स्रावी ही क्यों बन रही है? क्योंकि जो नलिका होती है वो किन में होती है, केवल बाह्य स्रावी ग्रंथियों में ही पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं अपने स्रावों को सीधे ब्लड में डाल देती हैं, जबकि बाह्य स्रावी ग्रंथियां अपने स्रावों का निर्माण करती हैं और एक नलिका के द्वारा जिस ऑर्गन तक जहां इनका एक्शन है उस जगह पर नलिका के द्वारा अपने इस स्राव को पहुंचाती है। और उस नलिका में किसी कारण से कोई रुकावट आ जाती है तो लगातार फ्लूइड बढ़ता रहता है, और उस फ्लूइड के कारण वहां पर जो सिस्ट बनती है या जो संरचना बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, रिटेंशन सिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो बाह्य स्रावी ग्रंथि है उसकी नलिका में किसी प्रकार की रुकावट आ गई और उसमें वो स्राव लगातार भर रहा है, तो वही वहां पर जो संरचना बनी उसके लगातार भरने से उसे हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन सिस्ट कहते हैं। और किन में ये मुख्यतः बनती है, जैसे इसका उदाहरण क्या आया है, सेलाइवरी सिस्ट, जिसको रेनुला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो सेलाइवरी सिस्ट यानी लार स्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उनकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्जेनाइटल सिस्ट। कॉन्जेनाइटल का मतलब क्या होता है, जन्मजात। ये किस में बनती है जन्मजात, भ्रूण की गुहाओं में बनेगी। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, यूरेचल सिस्ट। ठीक है, तो जो भ्रूण की गुहाएं वो बंद नहीं हो पाती। ठीक है, तो उसकी वजह से भ्रूणीय अवस्था में ही इसके अंदर जो सिस्ट बन जाती है वो क्या कहलाती है, कॉन्जेनाइटल सिस्ट कहलाती है। अगला है एनकैप्सुलेटेड। कैप्सूल का मतलब क्या होता है, किसी तरह का आवरण। ठीक है, तो एनकैप्सुलेटेड यानी चारों तरफ से किसी ना किसी प्रकार का आवरण बन गया, लेकिन किसके तरफ, यानी किसी चीज को घेरना क्या कहलाता है, एनकैप्सुलेशन। उसी से क्या शब्द निकल के आया है, एनकैप्सुलेटेड। लेकिन जो कैप्सूल बना है वो किसके चारों तरफ बना है, फॉरेन बॉडी के चारों तरफ। यानी कोई भी जो शरीर में रहने लायक चीज नहीं है उसी को हम क्या बोलेंगे, फॉरेन बॉडी या फिर परजीवी। ठीक है, तो शरीर के अंदर इसी प्रकार का परजीवी है, उसके चारों तरफ क्या बन गई, आवरण बन गया। या फिर कोई भी नुकीली चीज शरीर के अंदर चली गई या ऐसी जिसको शरीर के अंदर नहीं होना चाहिए, शरीर के लिए वह चीज जो शरीर के काम की नहीं है, उस हर चीज को हम क्या कहेंगे, फॉरेन बॉडी कहते हैं। जैसे खाने में, खाने की चीज क्या हो गई, चारा हो गया, ठीक है, दाना हो गया। लेकिन चारा दाने के अलावा कई बार बाल, तार, सुई, धागा, ऐसी चीजों को जानवर खा लेता है, प्लास्टिक वगैरह। वो सभी चीजें क्या कहलाती हैं उस जानवर के लिए, फॉरेन बॉडी कहलाती है। इसी प्रकार से कोई भी फॉरेन बॉडी है उसके चारों तरफ आवरण बन गया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, एनकैप्सुलेटेड सिस्ट कहलाएगी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइडेटेड सिस्ट। ठीक है, इसमें हम आगे पढ़ेंगे मेडिसिन में जीआईडी। ठीक है, तो ये एक सिस्ट होती है जो कि ब्रेन से संबंधित होती है। अगला है एक्जुडेशन सिस्ट। ये क्या है, कि जो शरीर की गुहाएं, उनमें कोई भी गुहा हो सकती है। ठीक है, तो वहां पर जो भी चीज उपस्थित रहेगी वो क्या है, केवल और केवल पानी ही वहां पर रहता है। यानी जो अंग हैं या उनके अंदर ही अंदर कई बार पानी से भरी हुई संरचनाएं बन जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्जुडेशन सिस्ट कहते हैं। और इसको जो नाम दिया गया वो क्या है, जिसका जो एग्जाम्पल है हाइड्रोसील। ठीक है, हाइड्रो नाम याद रखें, यानी पानी, केवल और केवल क्या है, तरल भरा रहेगा। और पानी से पानी ही मतलब जैसी संरचना वहां पर भरी रहती है, और उसी को क्या बोल दिया हमने, हाइड्रोसील। तो हाइड्रोसील जो है कौन सी प्रकार की सिस्ट का उदाहरण है, एक्जुडेशन। ठीक है, यानी किसी चीज का एक्जुडेशन अंदर ही अंदर वो क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। वहां पर जो शरीर की गुहाएं, उनमें जो तरल पदार्थ है वहां एकत्रित हो रहा है, एक्जुडेट हो रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, हाइड्रोसील। नेक्स्ट है डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट जो है त्वचा पर, त्वचा से संबंधित है। डर्मिस यानी त्वचा से संबंधित, लेकिन इसका जो मुख्य संबंध है
वो किससे है? ऊंट की गर्दन से। ठीक है। और इस प्रकार की जो सिस्ट हैं डर्मोइड सिस्ट में, उनमें या तो सीबम रहता है या फिर बाल उपस्थित रहते हैं। ठीक है। तो बालों से संबंधित जो सिस्ट होती है या ऐसी सिस्ट जिसके अंदर बाल होते हैं, वह सिस्ट क्या कहलाती है? डर्मोइड सिस्ट कहलाती है। डर्मोइड सिस्ट अधिकांशतः किस भाग पर होती है? ऊंट की गर्दन पर यह अधिकांशतः पाई जाती है। ठीक है। इसके साथ साथ उसमें क्या हो सकता है? सीबम भी उपस्थित हो सकता है। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल और नाम आपको याद रखने हैं। तो ये वो बात हो गई अपनी किस किस के बारे में। सबसे पहले मोच के बारे में, दूसरा अस्थि विस्थापन, ठीक, तीसरा अपना एब्सेस हो गया, चौथा अपना सिस्ट। अब अगला टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, नियोप्लाज्म या ट्यूमर। ठीक है। यानी गांठ क्या होती है, कैसे होती है। तो जो हमारे ऊतक हैं या अंग हैं, लगातार कोश का विभाजन के द्वारा उनका जो पुराने ऊतक हैं वो नष्ट होते रहते हैं और नए कोशिकाएं वहां पर बनने से उनका रीजनरेशन होता रहता है। जैसे हमारी स्किन है, ठीक है, हमारी मांसपेशियां हैं, तो इनमें क्या है, दोबारा से रीजनरेट होती रहती हैं, कोश का विभाजन यहाँ पर चलता रहता है। तो किसी भी ऊतक का असामान्य समूह ट्यूमर किसे कहेंगे? यानी नॉर्मल हिस्सा है तो वो तो उस ऊतक का भाग हो गया। लेकिन यदि ऊतक का कोई भी असामान्य भाग है, यानी जिसे उसका भाग नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? असामान्य भाग, जिसकी वृद्धि सामान्य ऊतकों की तुलना में कैसी हो रही है? तेजी से। तेजी से तो हो रही जो है रही है, लेकिन उसका कोई नियंत्रण उस पर नहीं है। कैसे भी वो हो रही है, अगल बगल में या जैसे भी साइज सामान्य से बड़ा हो रहा है, ठीक है, और किधर भी बढ़ रहा है। ना उसकी दिशा निर्धारित है, ना ही उसकी मात्रा निर्धारित है। ठीक है। तो किसी भी ऊतक की, कोई भी ऊतक है, उसका असामान्य क्या है? भाग है। और उसकी जो वृद्धि हो रही है कैसी हो रही है? असामान्य रूप से हो रही है और अनियंत्रित रूप से होती है। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? ट्यूमर बोल देते हैं। ठीक है। जैसे कि गांठें जो होती हैं शरीर में जगह जगह हो जाती हैं, है ना। तो कुछ गांठें तो ऐसी होती हैं कि एक बार उनको हटा दिया जाए, यानी जैसे हमारे यहाँ पर कोई गांठ हो गई, उसको एक बार हटा देंगे तो वो ठीक हो जाएगी, है ना। कठोर होती है, ठीक है, इसको हटा दिया हमने तो हट गई। लेकिन कुछ गांठें ऐसी होती हैं कि जिनको हमने हटाया, दोबारा से फिर रीजनरेट हो गई और ज्यादा बड़ी हो गई। ठीक है। यानी उनकी वृद्धि लगातार होती रहती है, तो वो सब क्या कहलाते हैं? ट्यूमर कहलाते हैं। अब इन ट्यूमरों को इनके स्थान के आधार पर और वृद्धि के तरीके के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहले हैं बिनाइन ट्यूमर और दूसरे हैं मेलिग्नेंट। जो बिनाइन ट्यूमर हैं, इनमें जो वृद्धि होती है, जो इसके ऊतकों की वृद्धि होती है, वो कैसे होती है? धीमे धीमे। ठीक है। ये बनना शुरू होते हैं, धीरे धीरे वृद्धि हो रही, मतलब ऐसा नहीं है कि साहब आज बना और एक महीने बाद ही काफी सारी बड़ी साइज में ये बन गया, ऐसा नहीं। सालों तक ये एक ही स्थिति में पड़े रहते हैं। ठीक है। काफी धीमी वृद्धि होती है और जिस जगह पर बन रहे हैं उसी जगह पर ये स्थित होते हैं, यानी स्थानीय होते हैं। ठीक है। जबकि जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, तेजी से वृद्धि करते हैं। ठीक है। यानी महीने भर में ही इनकी साइज काफी ज्यादा बढ़ जाती है और साथ में ये स्थानीय नहीं होते, आसपास के ऊतकों में भी क्या पहुंचाते हैं? हानि पहुंचाते हैं। ठीक है। कहीं भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये एक ही जगह पर होंगे, इनका कोई हिस्सा टूट करके यदि दूसरी जगह पर पहुंच गया तो वही हिस्सा वहां पर वृद्धि करने लग जाता है। ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? मेलिग्नेंट ट्यूमर कहलाते हैं। जबकि वो कैसे हैं? स्थानीय, एक जिस जगह पर हुआ उसी जगह पर होगा। लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर कैसा है कि जहां पर वृद्धि कर रहा है उसका यदि कुछ हिस्सा टूट करके दूसरी जगह पर पहुंच गया तो वहां पर भी वो ट्यूमर पैदा करने लग जाता है। ठीक है। ये पास के ऊतकों में किसी प्रकार की गति नहीं करते या नुकसान नहीं पहुंचाते, जबकि ये पास के ऊतकों को क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इनको सर्जरी के द्वारा हटाने पर ये सही हो जाते हैं। ठीक है। इनकी साइज है वो ज्यादा जल्दी नहीं बढ़ती है और यदि हमने हटा दिया एक बार तो ये पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। जबकि मैलिग्नेंट जो हैं, सर्जरी के द्वारा एक बार तो हमने हटा दिए,
लेकिन दोबारा फिर उसी जगह पर ग्रो कर जाते, बढ़ जाते। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? कैंसर के ट्यूमर। ठीक है, तो कैंसर के ट्यूमर को जो एक बार हटा दिया तो वो वापस से ग्रो कर जाता है और तेजी से ग्रो करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में? ट्यूमर के बारे में। तो पहली चीज, ट्यूमर क्या है? असामान्य समूह है, यानी जिस ऊतक में या जिस अंग के भाग में हो रहा है, ये सामान्यतः उस अंग का भाग नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है? असामान्य है। ठीक है, उनकी जैसी कोशिकाएं इसकी नहीं होती। मान लो इस अंग की कोशिकाओं का जो सामान्य ग्रोथ हो रही है, उसके बजाय ये कैसी करता है? तेजी से वृद्धि करता है। तो इस ऊतक के लिए, अंग के लिए कैसा हो गया? ये असामान्य हो गया, है ना? इसीलिए तो बोल रहे हैं कि असामान्य समूह है ये। दूसरा, अनियंत्रित, यानी इस पर कोई नियंत्रण नहीं है कि किस तरह से वृद्धि करेगा, ये तेजी से वृद्धि करते हैं। ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं होता, सामान्य ऊतक की तुलना में तेजी से वृद्धि ये करते हैं और कोई नियंत्रण नहीं होता। अब इसके प्रकार हैं, पहला है बिनाइन और दूसरा है मेलिग्नेंट। अब वृद्धि करने का जो तरीका है, यदि वो धीमा है इसकी तुलना में, मेलिग्नेंट की तुलना में, यानी वृद्धि तो हो रही है तेजी से, सामान्य ऊतक की तुलना में कैसी हो रही है? तेजी से। यानी अब आप कहेंगे कि भाई हमने यहां पर पढ़ा था कि जो वृद्धि है वो कैसी है? सामान्य ऊतक की तुलना में तेजी से। तो जो किसी ऊतक की वृद्धि हो रही है, उसका विभाजन चल रहा है, उस कोष का विभाजन की तुलना में बिनाइन में भी जो कोष का विभाजन चलता है वो तेज चलता है। और इस बिनाइन से भी तेज चलता है किसमें? मेलिग्नेंट में। इसीलिए हमने कहा है यहाँ पर धीमी वृद्धि, लेकिन सामान्य अंग की तुलना में इसमें जो वृद्धि होगी वो तेज होगी। ठीक है, तो इसको इससे कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, सामान्य ऊतक की तुलना में, सामान्य ऊतक की तुलना में वृद्धि तेज होती है। ठीक है, और इसमें मेलिग्नेंट में इस बिनाइन से भी तेज होती है। ठीक है, ये जिस जगह पर है उसी जगह पर ग्रो करते हैं, जबकि ये अगर एक जगह से डिस्प्लेस हो गए दूसरी जगह पर पहुंच गए तो वहां भी ये वृद्धि करने लग जाते हैं। जो बिनाइन है, ये पास के ऊतकों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाता या उनमें नहीं पहुंचता है, जबकि जो मेलिग्नेंट है वो पास के ऊतकों को क्षति पहुंचा देता है। ये सर्जरी से हटाने पर ठीक हो जाते हैं, जबकि इनको सर्जरी से यदि हटाया जाता है तो वापस से ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये कैसे होते हैं? कैंसरस होते हैं, कैंसर प्रकार के ट्यूमर ये होते हैं। ठीक है, तो अब कुछ ट्यूमरों के नाम हैं, जैसे लिम्फ वाहिकाओं द्वारा फैलने वाला ट्यूमर क्या कहलाता है? कार्सिनोमा कहलाता है। ठीक है, लिम्फ वाहिका यानी जिनमें लिम्फ बहता है। लिम्फ क्या है? कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे छन करके जो पदार्थ है, ठीक है, जो रक्त वाहिकाएं हैं उनसे छन करके जो पदार्थ बाहर के ऊतकों में आ जाता है वही क्या कहलाता है? लिम्फ कहलाता है। ठीक, उस तरल को वापस ले जाने के लिए अलग से सिस्टम होता है, अलग से वाहिकाएं होती हैं, जिसको बोलते हैं हम लिम्फेटिक सिस्टम। और उसकी जो नलियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं? लिम्फ वाहिकाएं। तो उन्हीं लिम्फ वाहिकाओं के द्वारा जो फैलने वाला ट्यूमर है वह क्या कहलाता है? कार्सिनोमा। या ये कहें कि लिम्फ वाहिकाओं से संबंधित जो ट्यूमर है वो क्या कहलाता है? कार्सिनोमा कहलाता है। दूसरा है रक्त वाहिकाएं, जो कि रक्त बहता है जिनमें, उसको बोल देंगे सारकोमा। तो रक्त वाहिकाओं से संबंधित जो ट्यूमर है वो क्या कहलाएगा? सारकोमा। और त्वचा और म्यूकस मेम्ब्रेन से संबंधित जो ट्यूमर है वो कहलाएगा पैपिलोमा। तो पैपिलोमा, सार्कोमा, कार्सिनोमा। कार्सिनोमा हो गया लिम्फ वाहिकाओं से संबंधित, ठीक है, और त्वचा से संबंधित हो गया पैपिलोमा, और रक्त वाहिकाओं से संबंधित हो गया सब। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम आपको याद होने चाहिए कि भाई रक्त वाहिकाओं से संबंधित जो ट्यूमर है वो क्या कहलाता है, त्वचा से संबंधित क्या कहलाता है, और लिम्फ वाहिकाओं से संबंधित ट्यूमर क्या कहलाता है। ठीक है, या ये कहें कि पैपिलोमा किससे संबंधित है, सार्कोमा किन वाहिकाओं से संबंधित है, किस अंग से संबंधित है, और कार्सिनोमा किन से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से यहां पर आज हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करे? मोच, ठीक है, अस्थि विस्थापन, इसके बाद एब्सेस, ट्यूमर, सॉरी उसके बाद सिस्ट आ गई, और फिर हमने बात की ट्यूमर के बारे में। ठीक है, तो अब तुलनात्मक रूप से थोड़ी सी बात करते हैं।
देखिए देखिए, चलो इसमें नहीं आ रहा है अभी। सबसे पहले हमने बात किसके बारे में की थी? एब्सेस के बारे में। दूसरा सिस्ट। और तीसरी चीज हो गई अपनी ट्यूमर। ठीक है। तो अब जो एब्सेस है, एब्सेस कहाँ बनेगी? ठीक है। और ट्यूमर क्या है, कैसे बनेगा? तो जो एब्सेस है वो किसमें बनती है? किसी भी जो असामान्य गुहा में। इसके लिए जो शब्द जो होता है वो क्या होता है? असामान्य गुहा में। और एब्सेस के अंदर क्या भरा रहता है? असामान्य गुहा में पस से भरी हुई संरचना। पस से भरी संरचना। ठीक है। तो इसमें जो पदार्थ हो गया मुख्य रूप से क्या भरा हुआ है? इसमें पस भरा हुआ है। ठीक है, यानी मवाद भरा हुआ। इसी तरह से बात करें हम सिस्ट में, तो जो सिस्ट है ये कहाँ पर बनती है? ये हम बात कर रहे थे कि कोई भी गुहाएं पहले अरे से स्थित। बैकग्राउंड चेंज कर लो आप। अच्छा, बैकग्राउंड यार इसका हो नहीं रहा, मुझे अभी पता नहीं, बाइट करता है इसका बैकग्राउंड में। या है फिर ना, वही मैं कलर देख चेंज रहा कर था अभी। लीजिए। कलर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा है ना। इसको चलो एक बार ट्राई करता हूँ, जाएगा तो चला जाएगा। ब्लैक या रेड कर लीजिए। हाँ, वो बैकग्राउंड के लिए मैं देख रहा था यार पहले इसको। हाँ, आ तो गया, बैकग्राउंड ठीक नहीं है। तो पेन चेंज कर लीजिए। चलो बैकग्राउंड को वाइट ही कर देते हैं ना। वाइट सब। हाँ हाँ, हो जाएगा क्या अभी? काला पेन कर लो हम्म, सर। कौन सा? काला काला। काला आ जाएगा इसमें, चलो लो काला करते हैं। देखना एक बार, बताओ मुझे सही आ रहा है इससे? पहले से ठीक है। हैं? सही है पहले से? अब सही है सर। अब ऐसे ही धीरे धीरे थोड़ी सी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी एक बार। मैंने कहाँ से की थी अभी इसकी? ये हो गया। एक मिनट। मूड सेटिंग, प्रिंट, न्यू सेटिंग में, डिफॉल्ट में, ड्राइंग कलर, बैकग्राउंड। इसमें कर तो दिया है यार, ये कैसे नहीं आ रहा है? डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर, इसको क्या करें, क्रॉस करें? अरे गुरुजी, या बैकग्राउंड में वाइट करके नहीं, और या सही वाले मार्क को दबाओ। क्या दबाओ? एक तो ये ये आ गया बच्चा ना भाई। तारे आंध्रे है, ये इन्हें दिख रो ना है। अबे सही वाले पे क्लिक कर दो। वाइट पे तो क्लिक सही कर दे। वाले पे कर दिया मैंने, पहले ही कर दिया, वो नहीं आ रहा यार इसमें। तो इन बच्चा ने क्यों आंखन में तेल डाल रहे हैं? अरे तू चुप रहे हो। चलो देखो, चलो इसको ब्लैक करके मैं करता हूँ, है ना। अब अपने अपने म्यूट कर लो, अब ब्लैक से करते हैं, है ना। ठीक है।
चलो अब देखो, इस पर देखना एक बार। हाँ, तो सिस्ट क्या है कि शरीर के अंदर गुहाओं में, ठीक है, या ये बोल सकते हैं सामान्य गुहा में, या फिर बंद गुहा। शरीर के अंदर बंद गुहा में अवशिष्ट में क्या चीज भरी रहती है? पस वगैरह तो है नहीं यहाँ पर। क्या भरा रहता है? सिंपल तरल भरा रहता है या अर्ध ठोस पदार्थ भरा रहता है। तो सिंपल गुहा में तरल या अर्ध ठोस पदार्थ, तो हम उसे क्या कहेंगे? शिष्ट कहेंगे। ठीक है, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा? इसमें मवाद की जगह पर तरल या अर्ध ठोस पदार्थ। ठीक है, ये चीज आ गई। अब जो ट्यूमर है, ट्यूमर कहाँ पर स्थित है, क्या है ये? यानी ऊतकों में बनता है ये। ठीक है, यानी ऊतक की असामान्य संरचना, ऊतक की असामान्य, ऊतक, ऊतक का असामान्य भाग हो गया ये, है ना। और क्या होगा यहाँ पर? कैसी होगी ये? कठोर संरचना। जो कैसी रहेगी? कठोर संरचना होगी, क्योंकि कोशिकाएं हैं यहाँ पर। तो ये क्या चीज हो गई यहाँ पर? मतलब कोई इसी प्रकार की वृद्धि नहीं है, तो कठोर भाग है ये, कठोर संरचना। अब देखिए, अब बात करते हैं कि यदि हमें चेक करना है कि भाई कोई भी फूली हुई संरचना है शरीर के ऊपर, है ना। अब हमें नहीं पता, दूर से देखने पर हमें फूली हुई महसूस हो रही है, हमें नहीं पता कि ये भाई ट्यूमर है, एब्सेस है, सिस्ट है, क्या है। तो क्या करेंगे? वहां पर निडल पंक्चर करेंगे। यदि निडल पंक्चर जब हम करते हैं, यदि उसके अंदर से पस या मवाद आता है, तो क्या मानेंगे? हम उसको एब्सेस मानेंगे। यदि वहां से मतलब तरल पदार्थ निकलता है, बिल्कुल पानी जैसा पदार्थ निकलता है, ठीक है, या अर्ध ठोस, क्योंकि वो निडल में तो आएगा नहीं अर्ध ठोस पदार्थ, तो वो किस क्या मानेंगे? हम उसको शिष्ट मानेंगे। और यदि निडल जो उसके अंदर जा रही है, ठीक है, बहुत कठोर जा रही है, तो उसे हम, और वहां पर क्या निकल रहा है? ब्लड निकल रहा है, तो उसे हम क्या मानेंगे? ट्यूमर कहेंगे उसे। ठीक है, ये एक थोड़ा सा डायग्नोस का तरीका है कि भाई यदि वहां पर कोई भी हम संरचना देखते हैं, तो उसके अंदर क्या पदार्थ भरा हुआ है, उसके आधार पर उसका डायग्नोस करेंगे कि ये एब्सेस है, सिस्ट है, या ट्यूमर। यदि निडल पंक्चर करने पर, निडल से पंक्चर करने पर बस या मवाद आता है, तो क्लियर कट है कि वो क्या है? एब्सेस हो गई। यदि तरल पदार्थ आ रहा है, साफ तरल पदार्थ आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? सिस्ट कहलाएगा। और यदि निडल थोड़ी टाइट जा रही है और ब्लड निकल रहा है वहां से, तो उसे हम क्या बोल देंगे? ट्यूमर बोल देंगे। ठीक है, अब जब हम एब्सेस को छू करके देखते हैं, ठीक है, तो कैसी महसूस होगी? अगर हम एब्सेस को छू रहे हैं, तो एब्सेस के अंदर क्या है? पस है, ठीक है, तो कैसी महसूस होगी? यानी पिलपिली महसूस होगी, सॉफ्ट यानी कोमल होगी। कैसी महसूस होगी? कोमल यानी सॉफ्ट महसूस होगी। और जब थोड़ा सा दबाएंगे, तो पस ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी वो दबेगी, यदि वो कोल्ड एब्सेस है। और यदि हॉट है तो वैसी गर्म लगेगी हमें। तो नॉर्मली हम जो यूज कर रहे हैं, वो पस से भरी हुई संरचना कब बनेगी? जब वो एब्सेस कोल्ड हो जाएगी, ठीक है, वो पूरी तरह से उसके अंदर पस भरा हुआ रहता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन के साइन तब तक क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो इसलिए जो एब्सेस है, वो कैसी महसूस होती है हमें? पिलपिली, या उसको हम शब्द एक यूज कर लेते हैं, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब है कि मतलब दबाने पर वो दब जाती है। ठीक है, तो उसे क्या बोल रहे हैं हम? फ्लक्चुएटिंग कह रहे हैं। उसी प्रकार से ये क्या नाम है, सिस्ट होती है। कि सिस्ट भी कैसी होगी भाई? उसके अंदर तरल है, तो वो भी सॉफ्ट होगी, और साथ में फ्लक्चुएटिंग होगी। कैसी होगी? फ्लक्चुएटिंग, यानी पिलपिली वो महसूस होगी। जबकि जो ट्यूमर है, ये कैसी रहेगा? कठोर रहेगा, क्योंकि ये गांठ है ना, तो इसलिए कैसा रहेगा? ये कठोर रहेगा।
अब इसके बाद जो एब्सेस है, एब्सेस जब पक जाती है या ये कहें कि ये कोल्ड हो जाती है, फोड़ा जो है, तो उसमें एक मुंह बनता है। यानी फोड़ने के लिए क्या बनता है, उसका मुंह बनता है, जैसे कहते हैं ना फोड़े का मुंह बन गया। तो वो क्या होती है, उसकी साइट होती है कि जहां से वो फूटेगा उसमें होकर के पस निकलेगा। तो यहाँ पर एक शब्द जोड़ सकते हैं हम, क्या, पॉइंटेड। ये जो कैसी रहेगी, पॉइंटेड, यानी एक जगह पर ज्यादा उभरी हुई, जो नॉर्मल सतह है वहां पर ज्यादा उभरी हुई रहेगी, तो इसमें पॉइंट बना हुआ रहेगा। जबकि ये कैसी रहेगी, नॉन पॉइंटेड, किसी भी प्रकार का इसमें पॉइंट नहीं बनेगा, चारों तरफ से प्लेन रहेगी। और इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है ना। तो ये तो कठोर है और चारों तरफ से ही बराबर हमें महसूस यानी दिखाई देती है। अब बात करें कि जो एब्सेस है और सिस्ट है और ट्यूमर है, इनमें दर्द किसमें होता है और किसमें दर्द नहीं होता है। तो अब हमने बात की थी हॉट एब्सेस की, तो वहां पर क्या थे, इन्फ्लामेशन के सिस्टम सिम्टम्स थे। तो यहाँ पर ये कैसी हो जाएगी, दर्द युक्त, यानी शुरुआत में इसमें क्या होता है, दर्द होता है, और बाद में ये कैसी हो जाती है, मतलब काफी कम दर्द यहाँ पर होता है। जबकि सिस्ट में कैसी रहेगी, दर्द रहे, ये कैसी हो जाएगी, दर्द रहित हो जाएगी। और इसी तरह से ट्यूमर है, ये भी कैसा रहेगा, दर्द रहित होता है। ठीक है। तो ये कुछ तुलनात्मक अध्ययन है इसका। ठीक है। ये एब्सेस किसे कह रहे हैं, कि ये असामान्य गुहा के अंदर पस से भरी हुई संरचना है, जबकि ये क्या है, कि बंद गुहा के अंदर तरल भरा हुआ रहता है, या तो तरल होगा या अर्धठोस पदार्थ होगा। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ना तो तरल है ना पस है, लेकिन ऊतक है। और जो ऊतक है या कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं, असामान्य। ठीक है, असामान्य कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर तरल भरा हुआ रहता है। छूने पर कोमल महसूस होती हैं, फ्लक्चुएटिंग महसूस होती हैं, उसी तरह से सिस्ट भी महसूस होती है, और ये कठोर होती है। दर्द की बात करें तो एब्सेस में दर्द युक्त होती है, ये दर्द रहित होती है, और ये भी दर्द रहित होती है, ह्यूमन। ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में, इनके तुलनात्मक अध्ययन के बारे में। ठीक है। तो इस तरह से अपने जो सर्जरी के मुख्य मुख्य टॉपिक है वो कंप्लीट होते हैं। एक इसमें टॉपिक आ जाता है फायरिंग वाला। ठीक है। तो फायरिंग वाले के बारे में थोड़ा सा कल बात करेंगे, है ना। और उसी के साथ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है अगली क्लास में हम बात करेंगे। बेसिकली फायरिंग क्या है, उसी को हम बोलते हैं दागना। ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे इसको, क्योंकि वहां पर हम जो दागना था ब्रांडिंग के रूप में पढ़ रहे थे, पहचान के रूप में पढ़ रहे थे, कहाँ पर, एलपीएम में। यहाँ पर पढ़ेंगे इसको उपचार के तरीके से, कि उपचार के तरीके से जो फायरिंग है, यानी ब्रांडिंग को हमने क्या बोल दिया, फायरिंग बोल दिया, तो उसके तरीके से हम पढ़ेंगे कि भाई मेनली इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, कि जो अपने जॉइंट के लिगामेंट, टेंडन, ठीक है, और जॉइंट कैप्सूल, इनमें जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है, क्रोनिक यानी लंबे समय से, तो उस इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए हम फायरिंग का उपयोग करते हैं, है ना। और फायरिंग के कुछ प्रकार हैं, कि जैसे पॉइंट फायरिंग, लाइन फायरिंग, ऑब्जेक्टिव फायरिंग, निडल पॉइंट फायरिंग। ठीक है। तो ये कल थोड़ा डिस्कस करेंगे इनके बारे में। सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो बाकी कल की क्लास में मिलते हैं, और अभी कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, बोलिए इसी तरह।